So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with a क्रियाशारी सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक सात तो धातुओं के बारे में पढ़ लिया था। जो सात धातु अपनी रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ओज। ओज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपके 5 नंबर में या 10 नंबर में आना आना तय है। तो इसको छोड़ने का आप रिस्क नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो स्पेसिफिकली ओज के लिए ही हैं, जैसे पर हो जाता है, अपर हो जाता है। इसका हमेशा आप देखेंगे कि प्रमाण पूछते रहते हैं कि इसका क्या प्रमाण है, उसका क्या प्रमाण है। ओज का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि और ओज प्रथम चीज़ बनती है अपने गर्भ में, वो उसका नाम है ओज। ओज सारभूत धातु होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सारी धातुओं का सार होता है ये ओज। और ओज को एज अ उपधातु भी बोला गया है। ओज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को आज इस चैप्टर में पढ़नी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओजशाही के क्या लक्षण होते हैं, सुश्रुत ने 3 स्टेजेस जो बताए हैं ओजशाही के, कौन-कौन से हैं, किस-किस में क्या-क्या लक्षण होता है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट आने वाली हैं आपके इस चैप्टर में। सो बिना देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो आपको नोट्स की बात है, तो नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक है नीचे, टेलीग्राम लिंक पे आपको नोट्स मिल जाएँगे। शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यहाँ पे डिटेल आप एक बार पढ़ के वहाँ से शॉर्ट नोट्स जाके वो सारे शॉर्ट नोट्स याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आपको खुद से बनाना है तो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। जो आपके नोट्स बनाए हुए होंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओज के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि ओज की निष्पत्ति कैसे होती है। तो संस्कृत व्याकरण अनुसार उपज और असुन बलोप गुणश्च ओजस, ये बस याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। सब संस्कृत का पार्ट है। प्रत्यय के बारे में, धातु के बारे में, प्रत्यय जो होता है लास्ट में जुड़ता है, धातु मेन चीज़ होती है, धातु प्लस प्रत्यय उसमें उपसर्ग लगता है, तो ये सारी जाकर एक पद बनाते हैं, जिसको हम लोग संस्कृत में एक शब्द मतलब हिंदी में शब्द बोलते हैं, संस्कृत में पद बोलते हैं। तो यहीं से इसकी निष्पत्ति के बारे में वर्णन होता है। बट इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतनी ही चीज़ें देखनी है कि हाँ, इसकी निष्पत्ति किस तरीके से होती है, बस दैट्स ऑल। ये अगर आपको एग्जाम में नहीं भी याद आता है, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है तो हाँ, थोड़ा-सा ध्यान में रखने के लिए एक बार बस रीडिंग मार लीजिए, ठीक है? ओज की उत्पत्ति कैसे होती है? तो देखो, प्रथमं जायते ओजः शरीरस्मिन् शरीराणां सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधि प्रजायते। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। ये आप भूल कर भी ना याद करने का रिस्क नहीं ले सकते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी ओज के बारे में बात आएगी तो ये श्लोक जरूर आएगा। इसमें ओज का स्वरूप भी बताया गया है कि किस तरीके का ओज होता है, और इसमें ये भी बताया गया कि सबसे पहले उत्पत्ति होती है मनुष्य के शरीर में ओज की। तो मनुष्य के शरीर में प्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। यह ओज घृत के समान वर्ण वाला होता है, मतलब जो घी होता है, घी के जैसा दिखने वाला होता है, उसके जैसा कलर होता है, मधु के समान रस वाला होता है, और लाजा के समान गंध वाला होता है, ठीक है। लाजा एक पेड़ होता है। यहाँ शरीर का तात्पर्य गर्भ से है, ठीक है, कि शरीर में प्रथम उत्पत्ति ओज की होती है ना, तो यहाँ पे शरीर से तात्पर्य क्या है, गर्भ। गर्भ में ओज की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है, ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है। उसके बाद रसादी शुक्र धातुएं होती हैं, वो बनती हैं। ओज के बिना शरीर की स्थिति संभव ही नहीं है। इस ओज है तो शरीर है, यही इसको कह सकते हो कि प्राण है। इसी कारण गर्भावस्था में ओज का रहना आवश्यक है। अंतर केवल इतना है कि जन्मोत्तर ओज का लक्षण ये होता है, जबकि गर्भकालिक ओज सर्पी वर्ण मधुरस आदि माना गया है। तो वही चीज बताया गया कि घृत के समान वर्ण होती है, मधु के समान रस होता है। तो इसमें एक उपमा दी गई है। उपमा उपमा की जिस तरीके से भौरे जो होते हैं वो फल और पुष्प से रसों को एकत्रित कर कर मधु मतलब शहद बनाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में रहने वाले गुण अपने कर्मों द्वारा ओज को एकत्रित करते हैं। जो भी चीजें हैं वो सब बना बना के आखिरी में ओज बनता है, गर्भ में सबसे पहले बनता है, ठीक है। उपरोक्त का तात्पर्य यह है कि जब आहार रस का धातु पाक होता है तो प्रत्येक धातु की उत्पत्ति के समय उस धातु का सार रूप
में ओज की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि हर धातु के उत्पत्ति के समय हर धातु का जो सारभूत होता है उसे ओज मान रहे हैं। सुश्रुत ने ओज को सब धातु का सार बताते हुए कहा है कि रसादी शुक्रांत धातुओं के उत्कृष्टतर तेज मतलब सार भाग जो होता है उसका बेस्ट पार्ट जो होता है वो बल कहा जाता है। ठीक है, बल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार संपूर्ण क्षीर में स्नेह मतलब जिस तरीके से पूरे घी दूध में क्षीर जो होता है दूध होता है उसके उसमें स्नेह मतलब घृत मतलब घी विद्यमान रहता है, उसी प्रकार रसादी धातु शुक्र पर्यंत सप्त धातुओं में उसका उत्कृष्टतर अंश ओज व्याप्त रहता है, मतलब दी बेस्ट पार्ट ओज को बताया गया है। वृद्ध भागवत ने बताया है कि शरीर की समस्त धातुओं का परम तेज जो है उसे ओज माना है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में उसका सारभूत द्रव्य होता है। गर्भ की में प्रथम धातु भी यही प्रसाद भाग होता है, सर्वप्रथम हृदय में प्रविष्ट करता है। ठीक है, हृदय होता है ना, हृदय में रहता है, तत्पश्चात सर्व शरीर में फैल जाता है। अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अष्टांग संग्रह बता रहे हैं कि ये इसमें प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, इसमें ही मतलब पूरे बॉडी के प्राण होते हैं। इसके नाश होने पर मृत्यु हो जाती है, जिसके रहने पर सभी प्राणी प्राणित रहते हैं। ठीक है, बाकी चीजें बताई गई हैं कि इसके अतिरिक्त मलों का वर्णन प्रसंग में भागवत ने ओज को शुक्र का मल बताया है। ठीक है, एक ये चीज भी बताया है। अन्यत्र रसादी शुक्रांत धातुओं का तेज कहा जाता है। ओज को शुक्र का सार किसने बोला है? माद्री ने। तो ये सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 5 नंबर में 10 नंबर में ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन उसमें एमसीक्यू अगर आ गया तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगी पड़ेगा। तो वही चीजें हैं। बाकी दिवाली का समय चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स हैं। आप पढ़ते रहिए, बाहर पटाखे टाखे दग रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। बाकी आयुर्वेद, और क्या ही चाहिए कि आयुर्वेद पढ़ रहे हैं हम लोग, और इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, ओज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यही चीजें हैं। बाकी आप भी अच्छे तरीके से आयुर्वेद पढ़िए, आगे ले जाइए आयुर्वेद को। और क्या ही चाहिए यार, आयुर्वेद में इतनी ज्यादा लोग इस चीज को लेके सीरियस नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो गए ना तो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। किसी भी फील्ड में रहने पर, उसमें टॉप पे रहने पर आपको जरूर सक्सेस मिलती है। चाहे वो एक्टिंग हो, एक्टिंग में भी जो टॉप है, आपको नाम दिमाग में आ गया, एक्टिंग में जो टॉप पे है ना उससे भी आप देख लीजिए। यूट्यूब में जो टॉप पे है ना उसको भी आप दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ वो टॉप पे है। कर तो सभी लोग रहे हैं यूट्यूब, लेकिन जो टॉप पे होता है ना वही सक्सेस कहलाता है। आयुर्वेद में आप पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं बीएमएस, कर तो बहुत लोग रहे हैं बीएमएस, लेकिन टॉप पे वही जाएगा जिसकी AIR 1 आएगी AIAPGT में, जिसका अच्छा आगे चल के हॉस्पिटल खुलेगा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुलेगा, जो आगे चल के पेशेंट्स को सही कर पाएगा, बहुत क्रॉनिक डिजीजेस सही कर पाएगा, जो आगे चल के रिसर्च वर्क से कोई अच्छी सी दवाई निकालेगा, जो कैंसर का इलाज निकाल देगा, कुछ भी रिसर्च वर्क से अपने कर पाएगा आयुर्वेद के थ्रू, इस सोसाइटी को अच्छा कुछ दे पाएगा। वो कैसे दे पाएगा? जब वो टॉप पे रहेगा। कोई बीए करके भी आईएएस बन जाता है, और कोई एमबीबीएस करके भी अपना जेआर का नौकरी ढूंढ रहा होता है बाकी जगहों पे। तो ये वही चीजें हैं कि टॉप पे रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि हाँ अच्छी डिग्री मिल गई अब आराम से सो रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती, इट्स योर हार्डवर्क कि आप कितना करते हैं, ये आपकी लगन होती है कि कितना आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी कुछ भी करिए, आप टॉप पे रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीजें बताई गई हैं। तो ये चीजें आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओज का क्या स्वरूप होता है? तो ये क्या होता है? सौम्य होता है, मतलब इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है, स्निग्ध होता है, वाइट होता है, शीतवीर्य होता है, स्थिर होता है। ठीक है, कि सर होता है, विविक्त होता है, निर्मल होता है, मतलब मृदु होता है, कोमल, मृत्सन मतलब पिच्छल होता है। ठीक है, और उत्तम प्राण आयतन होता है। प्राण आयतन वो होते हैं जिसमें प्राण स्थित होते हैं। हमारी बॉडी में जो होता है 10 प्राण आयतन होते हैं। प्राण आयतन
उन 10 के क्या नाम है, आप जाके चरक संहिता में देख सकते हैं। 10 प्राण आयतन चैप्टर जो है अपना, शायद 29 या 30 है शायद, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि 10 प्राण आयतन कौन-कौन से होते हैं, उसमें एक ओज भी आता है। अगर ओज नहीं होगा तो हमारी प्राण नहीं हो पाएँगे, खत्म हो जाएगा सब पूरा बॉडी। और कहाँ इसका स्थान होता है? हृदय तिष्ठति यद यद शुद्धम रक्तमिक्षति सपीतकम को लेकर ओज को त्रिवर्ण वाला बताया है, अर्थात ओज शुद्ध शुक्ल होता है, ईषद रक्त होता है और ईषद पीत वर्ण का, ये 3 टाइप के कलर्स बताए हैं चरक ने, ठीक है? चक्रपाणि ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि ओज शुक्ल वर्ण का ही होता है, परंतु ईषद रक्त और ईषद पीत वर्ण अनुगामी होता है, ठीक है? बाकी इसको इसके जो गुण होते हैं, 10 गुण होते हैं इसके। 10 गुण किसके-किसके होते हैं? विष के 10 गुण होते हैं और ओज के 10 गुण होते हैं, मद्य के 10 गुण होते हैं। तो इनके 10 गुण होते हैं, आपको सबको याद रखना है क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, आपके टीचर्स आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि अगर आप बताते हैं ना क्लास में, चीज़ें करते हैं, आंसर देते हैं, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है और आपके जो प्रैक्टिकल्स में मार्क्स होते हैं, वो उसपे भी फ़ायदा मिलता है आपको। देखिए, मार्क्स चीज़ें मैटर नहीं करता मार्क्स में, बट हाँ, कितना आपको नॉलेज है चीज़ों के बारे में वो ज़रूर मैटर करता है। बट हाँ, ये भी मत करिए कि हाँ, आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हमें बहुत नॉलेज है, वो मैटर कर रहा है, नहीं। अगर नॉलेज होगा तो नंबर आएँगे, आएँगे। क्यों नहीं आ रहे हैं, उस पे भी अगर दिमाग लगाएँगे तो आपको वो रीज़न भी पता चल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हर चीज़ करना। तो इसका श्लोक है, गुरु शीत मृदु श्लक्ष्ण बहल मधुर स्थिरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्धम ओजो दशगुणम स्मृतम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखिएगा। गुरु शीत मृदु श्लक्ष्ण बहल मधुर स्थिरम प्रसन्नम पिक्षलम स्निग्धम ओजो दशगुणम स्मृतम, ठीक है? बाकी ओज का पोषण, आहार जब सम्यक पाचन होता है तो उसका जो प्रसाद भाग होता है उसे रस कहते हैं। इस प्रसाद रूप रस से रसादी धातुओं के समान ओज की भी पुष्टि होती है। जो रस है उससे भी बन रहा है। ओज का स्थान भेद एवं प्रमाण क्या होता है? तो यहाँ पे बताया गया कि पर ओज जो होता है, चेतना के आश्रयभूत हृदय में पर ओज विद्यमान रहता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पर ओज कहाँ रहता है? हृदय में। फिर इस हृदय से निकलने वाली 10 महामूला जो रक्त वाहिनियां होती हैं, उसके द्वारा शरीर में ओज का वहन होता है। यहाँ से ओज पूरे शरीर में जाता है। जिस पर और अपर ओज से प्रेरित पोषित होकर प्राणी जीवित रहता है तथा उस ओज के नाश होने पर शरीर का नाश हो जाता है, जो हृदय में रहकर आयु को धारण करता है, वह ओज हृदय से निकलने वाली ओज वह स्रोतस द्वारा शरीर में पहुंचता रहता है। तो बस यही बताया गया कि इसका स्थान जो होता है, 2 होते हैं। अब यहाँ पे स्थान भेद बताएंगे कि पर ओज और अपर ओज होते हैं। जिसमें पर ओज के बारे में यहाँ पे बताया गया कि वो हृदय में रहता है। जो 10 धमनियाँ होती हैं, जो 10 रक्त वाहिनियाँ होती हैं, 10 महामूला होती हैं, उससे ओज पूरे शरीर में जाता है। ये वाला श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। हृदय तिष्ठति यदि शुद्धम रक्त मीशत सपीतकम, ठीक है? विशेष स्थान हृदय माना गया है। हृदय से निकलने वाली 10 धमनियाँ उनकी शाखाएं द्वारा सर्वांग विक्षेपित किया जाता है। अब यहाँ पे भेद बता रहे हैं कि ओज के पर और अपर 2 भेद होते हैं। पर ओज का प्रमाण 8 बिंदु होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आएगा, जरूर। अगर एमसीक्यू बनेगा तो यही वाला एमसीक्यू बनेगा कि ओज का, पर ओज का प्रमाण क्या होता है और अपर ओज का क्या प्रमाण होता है। पर ओज का 8 बिंदु होता है, अपर अपर ओज का आधा अंजलि प्रमाण, ठीक है? यह प्रमाण अपर ओज का है और यह प्रमाण अपर ओज का था। पर का ये है, अपर का ये है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका स्थान क्या होता है? हृदय होता है परोज का, ठीक है? और अपरोज का पूरे शरीर होता है, पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ओज के कर्म क्या है? सिंपल, ये बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है पूरी,
ठीक है? बॉडी की जो व्याधि क्षमत्व होती है, जो इम्यूनिटी होती है, वो ओज की वजह से ही होती है। इसकी वजह से जो भी चीज़ें हमारी सही हैं, वो सारी चीज़ें इसी की वजह से होती हैं कि इंद्रियाँ दृढ़ होती हैं, अंदर और बाहर हर चीज़ को अच्छे से तरीके से रखती है। ओज शरीर का प्राण होता है, ठीक है? बाकी ये सारी चीज़ें हैं। ओज उपधातु का रूप भी बताया गया है कि इसे उपधातु भी मानते हैं। ओज क्षय का कारण क्या है? ओज क्षय की संप्राप्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि क्या होगा अगर ओज का क्षय हो जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है सुश्रुत का। सुश्रुत ने ओज क्षय के 3 लक्षण बताए हैं। ओज विस्त्रंसन विस्त्रंस या फिर ओज व्यापत और ओज क्षय, ये 3 जो हैं, ये 3 इम्पोर्टेंट है। इसके क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ लीजिए कि इसमें क्या होगा, संधियों में ढीलापन आ जाएगा, अंगों में पीड़ा होगी, जो अपने दोष हैं वो अपने स्थान से अलग हो जाएँगे, चल देंगे। शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक क्रियाओं से सम्यक रूप से नहीं हो पाएँगी। व्यापत में क्या होता है? व्यापत में क्या होता है कि शरीर में भारीपन आ जाता है, शोफ आ जाता है, वातिक शोफ बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब सूजन आ जाती है वातिक। ओजशाही में क्या होता है, ये आखिरी होता है, इसमें क्या मोह मोह हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगी, मतलब चक्कर आने लगेगा, प्रलाप, मृत्यु तक इसमें हो जाती है। तो ये 3 इसके वो थे। आधुनिक ओज बहुत ज़्यादा नहीं है, जो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें। ओज एवं बल, सेम ही माना गया है ओज को और बल को। 3 टाइप के बल होते हैं ना, सहज, कालज और युक्तिकृत। ये तो मतलब चरक ने बल के 3 भेद बताए हैं, बट ओज को भी बल से वो करते हैं कि हाँ, जो ओज है वही बल है अपने शरीर में। व्याधि क्षमत्व की बात करें तो जो हमारी इम्यूनिटी होती है वही व्याधि होती है। 2 तरीके की, नेचुरल और एक्वायर्ड होती है, प्राकृतिक और अर्जित। फिर स्पीशीज, रेशियल, इंडिविजुअल और यहाँ पे एक्टिव पैसिव आ जाती है एक्वायर्ड में, ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज और वैक्सीनेशन। ठीक है, ये सारी चीजें मॉडर्न की कॉन्सेप्ट्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ओज। इससे ज्यादा इस चैप्टर में नहीं है। ये आपको इस तरीके से तैयार करना है कि 5 नंबर 10 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप लिखेंगे। सो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो चीज़ें ना समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। टेलीग्राम लिंक में आपको नोट्स मिल जाएँगे, चीज़ें मिल जाएँगी। तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करती रहें। टाटा, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।